तो सबसे पहला आर्टिकल है आज में, हार्ड टू बिलीव पुलिस नैरेटिव इन डेथ ऑफ बदलापुर केस एक्यूज्ड हाई कोर्ट। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है। इसके अंदर दो तीन बातों पे वो उठा है कि भाई पुलिस अपने हथियार की रक्षा नहीं कर पाई तो कैसे। बॉम्बे के अंदर ये जो घटना हुई थी, एक ये कोई आकाश शिंदे करके लड़का था, इस पे आरोप लगे हुए थे कि इसने 2 छोटी बच्चियों के साथ रेप किया था स्कूल के अंदर। उसको गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस ने एक स्टोरी बनाई थी, इसके अंदर स्टोरी थी या असलियत थी जो भी है, लेकिन हाई कोर्ट उस पर बिलीव नहीं कर रहा। हाई कोर्ट कह रहा है, देखो यहाँ पर हाई कोर्ट कह रहा है, ये कह रहा है इट इज़ हार्ड टू बिलीव प्राइमा फेसाई दिस कैनॉट बी ट्रस्टेड। अब क्यों क्वेश्चन मार्क किस चीज़ पे उठा दिया? इन्होंने कहा है कि रिवॉल्वर और पिस्टल दोनों में बड़ा अंतर होता है। रिवॉल्वर तो आप डायरेक्ट चला दोगे, उसके पीछे लॉक होता है, लॉक हटाया और आपने चला दिया, लेकिन पिस्टल को कॉक करना पड़ता है। पिस्टल जब आप चलाते हो तो पिस्टल को पीछे खींचना पड़ता है, लोड करना पड़ता है, और वो दैट इज़ नॉट दैट मच ईजी। और मान लो उसने पिस्टल ले भी ली, लेके जब तक करेगा, उस वैन के अंदर 5 आदमी है, वो और पावर कर देंगे, उसको कर सकते थे। इस चीज़ के ऊपर हाई कोर्ट ने वो उठाई है, सवाल उठाया है। हो सकता है इलेक्शन, ये तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के मद्देनज़र कि भाई अपराधियों का सफाया कर रहे हैं। ये जो योगी की जो पॉपुलरिटी थी उत्तर प्रदेश के अंदर कि एनकाउंटर करो अपराधियों, ख़त्म करो जड़ से। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसके अंदर था कि क्राइम इज़ अ डिजीज़ मेड द क्योर। उसके अंदर रॉकी में जो हीरो होता है वो मुंह के अंदर तिल्ली लगाए रखता है और उसका एक पेट डायलॉग होता है ये कि क्राइम इज़ अ डिजीज़, क्राइम जो है बीमारी है, मेड द क्योर, क्योर इज़ टू फिनिश इट, बस। और उसी के बाद एक डायलॉग और था उसके अंदर, इफ़ यू वांट टू शूट शूट डोंट टॉक। बात मत करो, सीधा शूट करना है तो शूट करो, सुनो ही मत उसकी, बस सीधी सीधी। तो यहाँ भी ये थ्योरी अपना रखी है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ही उनको न्याय मिलना चाहिए। यदि वो अपराधी हैं तो उनको सजा मिले, अपराधी नहीं है तो और किसी को राइट नहीं है सजा देने का, पुलिस को भी नहीं है, यदि ये फेक एनकाउंटर है तो। और सही एनकाउंटर है तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आप देख लेना पूरा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है द मिसप्लेस मूव ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसके ऊपर काफी सारी बातें हो चुकी है पहले भी, और एक कमेटी फॉर्म की थी इसके अंदर। ये जो राइटर हैं, ये आचार्य जी, ये फॉर्मर सेक्रेटरी हैं जनरल लोकसभा के, और इन्होंने जो तर्क दिए हैं वो है, ये कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर और इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को कैंपेन करना पड़ रहा है मोदी को, क्योंकि मोदी अकेला ही है। जो असेंबली के इलेक्शंस होते हैं स्टेट के, तो उसमें भी मोदी स्टार कैंपेनर होता है, लोकसभा के होते हैं तो भी स्टार कैंपेनर होता है। बीजेपी के लिए हर जगह मोदी डिमांड में रहता है। तो इनका मानना ये है कि मोदी ने इस चीज़ से बचने के लिए कि भाई मेरी ऊर्जा सारी पूरी साल इसी में लगी रहती है, हर साल कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेट के इलेक्शन होते हैं, तो इस चीज़ को करके दोनों इलेक्शन क्यों ना साथ करा दिए जाए, ये था। इसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई थी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के उसके अंदर उनकी सुपरविजन के अंदर कमेटी बनी थी, और उसके अंदर जो जो लोग थे इसके अंदर उनके नाम दे रखे हैं। यहाँ पर आप देखोगे, ये अपोजिशन लीडर होम मिनिस्टर अमित शाह, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद, और ये सब यहाँ पर नाम दे रखे हैं। ठीक है, और फॉर्मर प्रेसिडेंट ये है रामनाथ कोविंद, ये सारे थे। तो यहाँ ये जो मेन बात कह रहे हैं। दूसरा इन्होंने इस चीज के ऊपर उठाया है, एक क्वेश्चन और उठा दिया इन्होंने सेकंड पैराग्राफ के अंदर, आप देखो तो यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही है। ये कह रहे हैं कि बी दैट इट इज नथिंग लेस देन ए मिरेकल दैट द हाई लेवल कमेटी कुड कम अप विथ सच वॉल्यूमिनस रिपोर्ट 18,626 पेज विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम ऑन द इशू ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये कह रहे हैं, इस पे भी शक कर रहे हैं, क्यों नहीं हो जाए, इसमें शक करने की बात नहीं है। 18,000 पेज की रिपोर्ट क्यों नहीं, इतने उनको उसके पास स्टाफ है, इतने लोग हैं इनपुट देने के लिए, बहुत सारे ओपन इसके अंदर सलाह मांगी गई है, लोगों ने अपनी सलाह दी है, मेल्स आई हैं, उनको कंपाइल ही तो करना है, कंपाइल करके तो निकालना है। एक आदमी यदि फुल टाइम इसमें लगाता है तो ये हो सकता है। तो ये तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ रेलिवेंट थिंग।
ये तो समझ में नहीं आती कि ये जो इनका जो ये है कि इतने छोटे पीरियड में 18,000 पेज की रिपोर्ट नहीं बन सकती। जजमेंट भी तो लिखे जाते हैं, 2-2 हज़ार पेज के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट खूब लिखता है। अभी जो कल परसों हम जजमेंट डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर 200 पेज का जजमेंट था। तो 200, 500, 600, 700 पेज के तो आम जजमेंट आते हैं, और जो बहुत वो इशू होते हैं। एक मैंने केस लड़ा था जो सिख दंगों का, 84 रॉयट्स जो हुए थे उनका मैंने केस लड़ा था, उसमें 6,000 पेज की रिपोर्ट बना के दी थी, जजमेंट दिया था 6,000 पेज का। तो फैक्ट्स तो सारे डिस्कस करने ही होते हैं, उसके अंदर क्या स्थिति है, क्या है, बहुत सारी चीज़ तो फैक्ट्स की होती हैं, किन किन साल में कैसे कैसे इलेक्शन हुए, कितना खर्चा पड़ा, डेटाइज होते हैं उसके अंदर सारा। तो पढ़ता है जिनको एनालिसिस करनी होती है। अपोजिशन पढ़ेगी उसको रिपोर्ट को कि हाँ इतनी ज्यादा पढ़ेगी? अपोजिशन या तो खुद पढ़ेगी या पढ़ने की किसी की ड्यूटी निकाल लगाएगी, और वो उसके अंदर से निकालेंगे कमी कि जिन जिन चीजों पे बात करनी है। या कोई हो सकता है एमपी पढ़े भी, पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो 18,000 पेज का मतलब ये नहीं है एक बुक की तरह डेंस नहीं होते, उनके अंदर बहुत सारे डेटाज होते हैं, ईयरली डेटा होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो फिर ये आगे कह रहे हैं कि इसके नीचे ही आप देखो यहां पर एक और, द रिकमेंडेशन ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन इन्वॉल्व्स अमेंडमेंट टू वेरियस आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट क्यूरिकल अमेंडमेंट इज ऑन द tenure of assemblies which will no longer have fixity. Since the tenure of assembly will be synchronized with that of Lok Sabha, it is only natural that the state assembly, which article under article 172 have a fixed tenure of 5 year, will lose it. ये जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जिस समय भी हम साथ करेंगे तो साथ करेंगे तो कोई आगे कोई पीछे है, तो किसी का टेन्योर बढ़ेगा और किसी का घटेगा। तो उस चीज के लिए भी तो जब उस पे आएंगे तो उसका भी प्रोविजन कुछ ना कुछ निकालेंगे। ये जैसे जो नियर फ्यूचर में होने वाले थे, अब हरियाणा के थे, हरियाणा के लोकसभा के 5-6 महीने बाद थे, तो इनको पहले किया जा सकता था। ये तो कंसेंसस बनानी पड़ेगी हमें जब उस चीज को लागू करना है तो। और जो पहले होने वाले थे उनको थोड़ा टर्म बढ़ाया जा सकता है, उसमें कार्यवाहक सीएम और वो बना के इतने पीरियड के लिए वो साथ कराए जा सकते हैं। लोकसभा के इलेक्शन थोड़े से पहले किया जा सकता है। तो वो तो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप आ जाओ इसके अंदर यहां पर, क्योंकि हमने डिस्कस करना है तो दोनों चीजें लेंगे हम, कि ये क्या कह रहे हैं उनकी बात को भी, और फिर ये तो यहां कह रहे हैं कि नेमली द हाउस ऑफ द मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग विल बी रिक्वायर्ड। इसको अमेंड करने के लिए कह रहे हैं 2/3 बहुमत की जरूरत है। वो सरकार देखेगी कि 2/3 बहुमत कैसे जुटाएगी, तो ये तो उनका सवाल हो गया, ठीक है। तो अपोजिशन ये कह रहे हैं कि इस चीज को फेवर नहीं करेगी। अब आगे इन्होंने जो और रीजंस दिए हैं कि नहीं होना चाहिए, द आर्ग्यूमेंट इज थिन, इसमें आप देखो ये कह रहे हैं बजट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बजट की कोई दिक्कत ही नहीं है। इस बार इलेक्शन के लिए 446 करोड़ रुपए का बजट रखा था 2022-23 के अंदर, एंड द टोटल एलोकेटेड बजट वाज 320 करोड़, 320 करोड़ का दिया था। और ये 446 करोड़ को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं 446 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 446 करोड़ ये है, हर साल भी तो हो रहा है 3-4 स्टेट से कराने के लिए भी तो ये। और नीचे इन्होंने एक बात और कह दी यहां पर, ये यहां कह रहे हैं दिस ऑफ कोर्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑल्सो बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू मीट द लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट टू मीट लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट इन कनेक्शन विद इलेक्शंस अंडर आर्टिकल 224 क्लॉज 6 staff are required to be provided to the Election Commission of India on demand for election under section 160 of the Representation of People Act 1951। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन यदि होता है तो इलेक्शन में स्टेट उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है, स्टाफ तो सारी मशीनरी जो है, गाड़ियां हैं और रिक्वायर्ड जो स्टाफ है वो तो स्टेट ने प्रोवाइड कराना है, तो स्टेट प्रोवाइड कराएगा, उसके लिए जो भी प्रबंध करने हैं वो तो स्टेट करेगा। दूसरा इनका ये रीजन ये है, ये दिया है इन्होंने, ठीक है। और ये कहे सारे अरेंजमेंट कौन करेगा, स्टेट करेगा।
उसके बाद ये एक और उदाहरण ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब सवाल यहां ये उठ गया ना कि भाई जब आपकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और इनिशियल में ये ऐसा हो रहा था, तो अब क्यों नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये नहीं है कि ये पहली बार लाया जा रहा है। 1951 से, यहां आप देखो लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है कि फ्रॉम 1951-52 टू 1967 ये सारे साथ साथ हो रहे थे इलेक्शन, लोकसभा के और उसके एक ही साथ होते थे। अब यहां भी एक आर्ग्यूमेंट दे दिया इन्होंने कह दिया कि ठीक है साथ साथ होते थे, तो वहां कौन सा पैसा बचा लिया, ये कह रहे हैं ना, कौन सी रोड बन गई और कौन से पुल बन गए, ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल एविडेंस, ऐसा कौन मिल गया। उस समय 1951 में जो जनसंख्या थी और 1924 के अंदर जो जनसंख्या थी, नंबर ऑफ वोटर्स थे, वो बहुत अलग है। वहां पर महिलाएं वोट देने नहीं जा रही थी 1951 के अंदर, 52 के अंदर बहुत सारी महिलाएं वोट देने ही नहीं गई। वोट के लिए बहुत आग्रह किया गया है, लोगों को समझाया गया है, तब वोट की प्रतिशत बढ़ी है। बीच में कम हो गई थी, अब पिछले 4-5 चुनाव के अंदर सरकार की पूरी कोशिश है कि भागीदारी बढ़े, तो उसके अंदर तो यहां दूसरा आर्ग्यूमेंट इन्होंने ये दे दिया कि जब साथ हो रहे थे तो कौन सा पैसा बच रहा था, तब बजट भी थोड़ा था, उस समय की सरकार और आज की सरकारों में बहुत अंतर है। और दूसरा क्या है, उस समय इनिशियल फेज के अंदर था इंडिया, 51 में, और उसके अंदर तो पंचवर्षीय योजना और इन सारी चीजों पे बहुत ही जोर दे रखा था, सारी सड़कें बन रही थी, क्या नहीं हो रहा था, हो तो रहा था, लेकिन उसको ये कहना कि कुछ विशेष तो उस समय कहा ही नहीं जा सकता कि विशेष क्या हुआ। वो तो यदि ये होता ना कि ये पैसा बच रहा है उससे क्या हुआ है फिर। और आखिरी के अंदर केशवनंद भारती केस का यहां जिक्र कर रहे हैं, ये इसके अंदर यहां पर आप देखो, ये अंडर द केशवनंद भारती डिसीजन पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर, इसको बेसिक स्ट्रक्चर मान रहे हैं, फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहां बेसिक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन क्या है कि लोगों का भी टाइम खराब होता है, आचार संहिता लगती है तो उससे भी बार बार लगती है, तो उससे भी, लोकसभा में भी आचार संहिता लगी और इसमें भी लगी, तो काम रुक जाते हैं, सारे लोग जो हैं वो सारे बिजी हो जाते हैं। 2 बार चुनाव एक ही स्टेट के अंदर, 2 बार चुनाव होंगे, एक बार लोकसभा का होगा और एक बार राज्यसभा का उसका होगा, सॉरी स्टेट असेंबली का होगा, विधानसभा का होगा। 2 बार चुनाव हो रहे हैं तो 2 बार के लिए तो सारे इंतजाम तो वही करने। तो ये दूसरा इन्होंने रीजन ये दिया है। और लास्ट रीजन ये दिया है कि दिक्कत क्या है, एक तीसरी और इन्होंने पैरवी कर दी है। यहां पर आप देखो इसके अंदर, ये यहां पे द मैटर ऑफ फैक्ट फ्रीक्वेंट इलेक्शन में पॉजिटिव बेनिफिट, क्या पॉजिटिव बेनिफिट है, फर्स्ट दे विल एनहेंस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, फ्रीक्वेंट इलेक्शन कंपेल देम टू गो बैक टू द पीपल एंड reconnect them with frequent elections. Frequently, elections once in 5 years would mean that the representative would not feel compelled to go to the people. ऐसा है नहीं, अब पहले वाली राजनीति नहीं रही, अब राजनीति यहाँ हो नहीं सकती ऐसी कि आप घर के अंदर बैठ के अपना आराम से कर लो। अब बहुत बर्डन है, वर्किंग स्टाइल चेंज हुई है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन रहता है काम करने का, और काम करके दिखाना होता है उन्होंने, अब पहले की तरह नहीं है। तो ये इस बात से भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अब इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आप देखो कि मूवमेंट, फोर्स लगानी पड़ती है, फोर्सेस भी तो ना, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस है, जो CISF है और CRPF है, इनकी मूवमेंट होती है, तो उस पर भी खर्चा आता है, बार बार मूवमेंट होना, कहीं इनकी यूनिट है हर जगह भेजना, एक उस पर खर्चा आएगा। दूसरी, सारी मशीनरीज को 2 बार एक्टिवेट करना पड़ेगा, उस पर खर्चा आएगा। तीसरा, कंपेनिंग के ऊपर हर एक आदमी तो खर्च कर रहा है, कंपेनिंग में भी तो पार्टी का पैसा खर्च हो रहा है, उसमें भी 2-2 बार तो कम से कम होगा ही किसी भी एक स्टेट के अंदर। इनको बेसिकली डर क्या है कि रीजनल पार्टी जो है ना, उनके वजूद खत्म हो जाएंगे, रीजनल पार्टी के मुद्दे अलग होते हैं, नेशनल के मुद्दे अलग होते हैं, कंबाइन हो जाएंगे, उसमें क्या फर्क है, रीजनल पार्टी हाशिए पे आ जाएगी। दूसरा ये कह रहे हैं, तो इस ऐसा पर होगा नहीं, क्योंकि दोनों मुद्दे, बल्कि ऐसा होगा कि रीजनल पार्टी और जो नेशनल पार्टी है उनके कोलैबोरेशंस जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे, दोनों उसके अंदर अच्छे लोगों को आने का मौका मिलेगा। एक बार के लिए यूथ को भी सोचने का और बहुत ज्यादा
इसके अंदर वो मौका मिलेगा कि वो भी सोच समझ कर अपना करे, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट वो आपकी लोकसभा और विधानसभा दोनों के साथ हो रहे हैं, तो सोच समझ के वो चुनाव करेगी। उसके अंदर उनके अंदर ये होता है कि बड़ी पार्टी का इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन ये नो डाउट खर्चा, और खर्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समय। समय भी तो इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर 2-2.5 महीने खराब हो रहे। प्रधानमंत्री को कैंपेनिंग के लिए जाना है, या जो भी रूलिंग पार्टी हो तो जाएगी ही जाएगी, अपने काम तो छोड़ेगी छोड़ेगी। अब जम्मू कश्मीर में यहाँ है, थोड़ी देर में महाराष्ट्र में हो जाएंगे, झारखंड में चुनाव आ जाएंगे, तो साल के अंदर आप सोचो 3-4 महीने तो यूजफुल जो प्रोडक्टिव हो सकते थे वो वेस्ट हो रहे हैं। बात यहाँ समय बचाने की है। समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, एफर्ट्स भी बचेंगे, गवर्नमेंट मशीनरी का 2 बार यूज भी बचेगा। अब जो टीचर्स वगैरह है जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, 1 महीने काउंटिंग में इन सारी चीज में ड्यूटी लगी, बच्चों का भी तो सफर होता है। जगह जगह सरकारी कॉलेजेस और स्कूल को बना रखते हैं वो काउंटिंग सेंटर, तो इतने दिन उन बच्चों की छुट्टी रहती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के हक में है इसके अंदर। बाकी ये जो दलील दी है, ये दलील बहुत सॉलिड सी नहीं है कि जिनको कह के हम अपोजिशन कर सके। इस बात में तो कोई दम नहीं है। बेसिक सेक्टर की बात कर दी, उसकी बात कर दी, तो बेसिक सेक्टर तब कहाँ था जब 67 तक चुनाव हो रहे थे, तब 52 से 67 तक भी तो एक साथ ही हो रहे थे। और इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम है, टाइम की यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये देख लेना आप, इसको इस तरह पहले भी डिस्कस हो चुका है ये। इसके नीचे एक आर्टिकल है चाइना को लेके। ये जो आर्टिकल है, चाइना वार्निंग शॉट्स विद मिनरल्स दैट रन द वर्ल्ड। चाइना के पास 60% कंट्रोल है मिनरल्स का, ऐसे मिनरल्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किस किस चीज में जरूरी है? वो आपके सेमीकंडक्टर्स डिवाइस बनाने के अंदर, न्यूक्लियर जो आप एनर्जी है, पावर है, उसको कंट्रोल करने के लिए, और अन्य अन्य चीजों के अंदर वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे ईवी के अंदर है, ये बैटरीज के लिए, तो उसके अंदर, तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि चाइना के साथ हमारी क्या मजबूरी है? ये आर्टिकल तो यूं कह रहा है कि उसकी भी मजबूरी है, यूएस की भी। इवन यूएस भी चाइना से इंपोर्ट कर रहा है उन चीजों को। तो आप देखो 15 अगस्त, ये थोड़ा सा आर्टिकल देखते हैं। ऑन 15 अगस्त दिस ईयर, चाइना अनाउंसेस इट्स डिसीजन टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ antimony, a critical mineral used strategic sectors such as defense, for military equipment such as missile, infrared sensors, flares, ammunition and even nuclear weapons। तो ये किसके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है? सीधा सीधा सिक्योरिटी। किसी भी देश की सिक्योरिटी के सारे इक्विपमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो किसी भी कंट्री के लिए भी है और इसके लिए भी है। तो नेशनल सिक्योरिटी को कहते हुए इन्होंने कह दिया यहाँ। और उसके बाद फिर आप देखो यहाँ, इट इंजॉयज, चाइना के बारे में बता रहे हैं, अ नियर मोनोपोली स्टेटस कंट्रोलिंग 60% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन, 60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन एंड 80% ऑफ द प्रोसेसिंग वर्ल्ड वाइड। ये सारे पे चाइना कंट्रोल करता है। और इसी वजह से द यूरोपियन यूनियन एंड द कंट्रीज सच एज इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर स्ट्रेटेजिकली वनरेबल ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। इसीलिए बार बार धमकी और ये सब कुछ होते हुए भी यूएस उससे नाता नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि यूएस डिपेंडेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीजें यूएस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद दो चीज और बता रहा है यहां पर, ये देखो, चाइना अनाउंसेस स्क्रब ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम, टू क्रिटिकल मिनरल्स यूज्ड इन सोलर सेल्स एंड कंप्यूटर चिप्स, दोनों के अंदर। तो एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स सब। और इन्होंने जो ग्रेफाइट मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूज हो रहा है, बैटरी फ्यूल सेल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इन सब के अंदर, तो उस चीज की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो अब इंडिया जो लगभग, पूरा आर्टिकल आप पढ़ लेना, तो इंडिया जो लगभग हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं लिथियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर, वो करीब 34,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं इन द फाइनेंशियल 2023 के अंदर। अब डिपेंडेंसी तो बढ़ रही है, लेकिन जो मिनरल्स हैं वो हम कहां से ले आएंगे? मिनरल्स तो इसके पास भंडार है, उसके पास है ही है। वो मिनरल्स के लिए तो हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर रहेगी रहेगी, ठीक है।
तो हमें ये मद्देनजर रखते हुए भी, जैसे हमारे एक अपोजिशन के लीडर बार बार कहते रहते हैं ना, चाइना को मार दो, ठोक दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वो एक फ्रंट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज इकोनॉमिक्स और ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आज हमें सबके साथ मिलकर चलना है, हमें अपने बिजनेस भी देखने हैं। कल को मान लो इन मिनरल्स की शॉर्टेज हो गई, ये जो निकल रहे हैं इनको, हमारी गाड़ियां वगैरह सब सेमीकंडक्टर बेस्ड है, आपकी गाड़ी से लेकर मिसाइल तक सारे इक्विपमेंट्स, सारे तो इक्विपमेंट सेमीकंडक्टर बेस्ड है। तो आप कैसे काम करोगे उनसे? आपकी मिसाइल्स और ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स आपके सारे उनसे बेस्ड है, तो आप कैसे पूर्ति कर दोगे? तो इसलिए यू हैव टू मेंटेन द कॉर्डियल रिलेशन विथ चाइना एंड ऑल। और चाइना की भी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि हमें इन चीज़ों की जरूरत है। चाइना को भी अपनी इकोनॉमी, जितना बड़ा कंट्री है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको सस्टेन करने के लिए, इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए चाइना को भी एक मार्केट की जरूरत है। चाइना यदि सब कुछ खत्म कर लेता तो चाइना खत्म हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों के मद्देनजर ये आर्टिकल है, देख लेना आप। ठीक है, ठीक है, ये आर्टिकल है, कल हमने इसको डिस्कस भी किया था, कल भी आया हुआ था। जर्नल रिट्रैक्ट्स कंट्रोवर्शियल पेपर पब्लिश्ड बाय BHU ऑन कोवैक्सीन सेफ्टी। जर्नल्स के बारे में कल मैंने डिटेल में बताया था। जर्नल्स वो होते हैं जिनके अंदर रिसर्च पेपर छपते हैं। और रिट्रैक्शन के बारे में मैंने बताया था कि उसके अंदर क्या होता है कि जो पेपर छपा है उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसी के अंदर कमी निकालते हैं। और पेपर मिल और इन सब चीज के बारे में कल के एडिटोरियल में हमने डिस्कस कर रखा है, वो सारा, वो आप देख भी लेना, नहीं है तो। इसके अंदर क्या हुआ था, कोवैक्सीन को लेके यहाँ बहुत सारे दावे किए गए थे। उन्होंने कहा था कोवैक्सीन को लेकर बहुत सारे दावे किए गए थे, किस तरह के, कि इससे ऐसा होता है, वैसा होता है। अब कोवैक्सीन के बारे में जब ये किया तो उन्होंने इनके ऊपर एक तो डिफेमेशन का केस कर दिया कि एक कंपनी को आपने बदनाम किया है, तो 5 करोड़ रुपए का कोवैक्सीन ने, ये देखो आप इसमें यहां पर, चलो पहले स्टार्ट से ही देख लेते हैं। ये सारी कहानी कहां शुरू हुई, ये हुई है। द रिट्रैक्शन नोटिस पुट अप ऑन ट्यूसडे रीड्स द एडिटर हैज रिट्रैक्टेड दिस आर्टिकल एज ही नो लॉन्गर हैज कॉन्फिडेंस इन द कंक्लूजन एज स्टेटेड इन द आर्टिकल। एडिटर को जो वो आर्टिकल छपा था कोवैक्सीन के बारे में, उसके बारे में ये कह रहे हैं। पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू कंक्लूडेड दैट द रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट of special interest were presented in a way that could lead to ambiguous and incorrect interpretations regarding the relationship of this vaccine. ठीक है, given the finding, the editor and the publisher have decided that this article should be removed on public health grounds. इसको हटाना चाहिए। उन्होंने जो दावे किए थे वो सारे दावे इसने लिख दिया ना क्लियरली। एम्बिग्यूअस मतलब वो क्लियर नहीं है, उस पर एक डाउट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कह रहे हैं इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन भी इनकरेक्ट कर दी। अब जैसे कल ये कोई बात कर रहा था, वो ये कहता है कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। वो कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और उसके बाद पेंटो की बिक्री भी बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका असर हेल्थ को उनसे कोरिलेट कर दिया। जब यहां पर 1990 के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ, तो लिबरलाइजेशन हुआ तो बाहर की सारी कंपनियां यहां आ गई, इंडिया के अंदर आ गई। तो जब एकदम से बाहर की जो कंपनियां आई यहाँ, तो परचेजिंग पावर बढ़ी लोगों की, MNCs आई और सारी चीज आई, लोगों के पास पैसा आया तो बढ़ गया। अब उस चीज को आप किसी और चीज के साथ रिलेट कर लो, ये तो सरकार थी इस वजह से हुआ है, लोगों ने पेंट खरीदनी शुरू कर दी। कैंसर हो रहा था तो कैंसर के कारण, क्योंकि लोगों ने पेंट खरीदनी शुरू कर दी, इस वजह से कैंसर हो रहा है। तो लोगों ने पेंट जो खरीदनी शुरू की है, शर्ट्स खरीदनी शुरू की है, जो परचेजिंग पावर जो बढ़ी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। यू कैन नॉट कोरिलेट देम, उनके साथ आप रिलेशन नहीं कर सकते। यूं रिलेशन निकालना चाहो तो किसी न किसी चीज का निकल जाएगा। जैसे मैं अक्सर एक सुनाता हूं कि एक आदमी रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च क्या कर रहा था, और रिसर्च ये कर रहा था कि कॉकरोच को कितना सुनता है। तो उसने कॉकरोच को कहा पहले रन, तो कॉकरोच दौड़ पड़ा। तो उसने कॉकरोच की एक टांग तोड़ दी, फिर कहा रन, तो भी कॉकरोच दौड़ पड़ा। उसकी 5-6 टांगे होती ना, ऐसे फिर दूसरी टांग तोड़ दी, फिर कहा रन, तो भी दौड़ पड़ा। ऐसे करते करते आखिरी टांग पे पहुंच गया। जब एक टांग बच रही थी कॉकरोच की, तो कहा रन, तो भी कॉकरोच दौड़ा।
और उसके बाद फिर उसने आखिरी टांग तोड़ दी। उसके बाद कहा रन, तो कॉकरोच नहीं दौड़ा। तो उसने अपना कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये निकाल दिया कि टांग टूटने से कॉकरोच को सुनना बंद हो जाता है। उसने ये नहीं निकाला कि मेरी कमांड नहीं सुन रहा ना, अब कमांड कहां सुनेगा, उसमें पैर ही नहीं है, दौड़ेगा तो पैरों पे ही। लेकिन कंक्लूजन क्या निकाल दिया? एम्बिगुअस, कि कॉकरोच की सारी टांग टूटने पर उसको सुनना बंद हो जाता है। ये नहीं बताया कि टांग टूटने पे तो भागेगा ही नहीं, बिना टांग कैसे चलेगा। नॉर्मल रिजल्ट तो यही आना चाहिए था, लेकिन उसको एम्बिगुएट किसी चीज दूसरी चीज के साथ रिलेट कर दिया कि अब ये भाग नहीं रहा, इसका मतलब ये सुन नहीं रहा है उस चीज के साथ। तो ऐसा ही इन चीजों के साथ होता है और बहुत मैनिपुलेशन चलती है मेडिकल फील्ड के अंदर। खास तौर से मेडिकल के अंदर क्या होता है, ये जैसे मान लो आपने एक किसी एरिया का डेटा लिया, जैसे ये पूरा एरिया ले लिया आपने, यहाँ पर ये दिख रहा है। अब क्या हुआ, ये आपके फेवरेबल नहीं आया। और फेवरेबल क्या है कि यहाँ इतना इतना फेवरेबल आ रहा है, यहाँ पर जैसा आप रिजल्ट चाह रहे हो वैसा आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इस एरिया को उसको घटा के स्टडी को इस एरिया तक रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, इसको बाहर कर दोगे। क्यों भाई, जब आपने पूरा एरिया लिया है तो पूरा एरिया करो, लेकिन लोगों को मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए क्या करेगा, केवल इस एरिया को ही शो कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज इसके अंदर होती है। तो यहां भी ऐसा ही हुआ है। इसके अंदर थर्ड कॉलम में और देखते हैं थोड़ा सा, यहां देखो, ये भारत बायोटेक वांटेड द जर्नल टू टेक डाउन द डिफेमेटरी रिसर्च स्टडी एंड परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन होता है रोक लगे उसके ऊपर। वो दो तरह की इंजंक्शन है कि ऐसी जो मिसलीडिंग रिसर्च कर रहे हैं, किसी लव में, किसी लालच में, या किसी के उसमें प्रभाव के अंदर रिसर्च को चेंज कर रहे हैं ओरिजिनल, ऐसे लोगों पर परमानेंट रोक लगनी चाहिए। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं ये। और अगेंस्ट द ऑथर्स एंड द एडिटर्स फर्दर पब्लिशिंग डिफेमेटरी एंड फ्लॉ स्टडीज ऑन कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ऑल्सो वांटेड ₹5 करोड़ फॉर द लॉस एंड इंजरी कॉज्ड बाय द डिफेमेटरी रिसर्च स्टडी। और 5 करोड़ का इन्होंने दावा भी ठोक दिया यहां पर। ठीक है, यहां देखो फिर आगे इसी में, तो रिट्रैक्टेड, कल जो हम पढ़ रहे थे वो दोबारा इसमें आ गया। Contrary to the claim by the journal that the paper has been retracted, where the original paper is still available on the journal website with the retracted watermark appearing on each page of the paper. क्या होता है, जब भी कोई जर्नल के अंदर कोई आर्टिकल पब्लिश होता है तो आर्टिकल के अंदर एक वाटरमार्क लग जाता है उसमें, यदि वो रिट्रैक्ट हो जाता है तो ये बताने के लिए कि इन ग्राउंड्स के ऊपर इसको रिट्रैक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो रिट्रैक्ट का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। कोई गलत रिसर्च होती है तो उसमें सही की ओर इशारा भी कर देते हैं। जैसे यहाँ रिट्रैक्शन जो हुआ है वो कैसा हुआ है, वो सही हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, तो वाटरमार्क जो लग जाता है, द ओरिजिनल पेपर हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द वेबसाइट विद ओनली द रिट्रैक्शन नोटिस मेंशनिंग द रीजन अवेलेबल। बस रिट्रैक्शन है कि ये रिसर्च आई थी, इन चीजों के ऊपर इसको काउंटर किया गया है, यहां बस यही इसके अंदर है। फिर that the paper has been removed from the website instead of a retraction watermark being added to the original paper suggests that the removal of the paper was due to the defamation case and not due to scientific reason as the notice mention। इसके अंदर एक और बात कह दी इन्होंने कह दिया कि वो जो ओरिजिनल आर्टिकल को हटाया ना इन्होंने, इसलिए नहीं हटाया कि ये डिफेक्टिव है। जर्नल्स ने किस लिए हटाया है, इसलिए हटाया है क्योंकि डिफेमेटरी नोटिस दे दिया गया है, उसके अंदर तुम लपेटे में ना आ जाओ, इसलिए हटाया है। हटाना किस लिए चाहिए था, जब एक चीज रिट्रैक्ट होके आ गई तो तीसरी पार्टी से इंडिपेंडेंट सर्वे करवा सकते थे कि कहां तक सही है कहां तक गलत है। तो वो सब कुछ इसके अंदर हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये तो आखिरी में ये कह रहे हैं, द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR over 600 scientists, researchers, ethicists, doctors, patients, and civil society members had said that the defamatory shoot will lead to a chilling effect on researchers। उन्होंने कहा कि रिसर्च के ऊपर इस तरह के ये नहीं होने चाहिए डिफेमेटरी शूट। फिर आगे रिसर्च करने में लोग घबराएंगे, कोई भी रिजल्ट पब्लिश करने में घबराएंगे। तो साइंस अपनी जो बार बार मेथड होता है ना साइंस का, एक चीज खोजने के बाद उसके ऊपर जो सवाल उठे, फिर उसको कसा कसौटी के ऊपर,
फिर उन सवालों के ऊपर फिर दोबारा उसको किया, और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आज जो मैंने रिसर्च की है वो रिसर्च क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, आगे कोई और इनपुट आ जाता है। तो ये इस चीज के ऊपर क्वेश्चन कह रहे हैं, चिलिंग इफेक्ट ऑन रिसर्चर, ये जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि रिसर्चर घबराने लगेंगे। तो देखते हैं कोर्ट क्या देती है। वैसे तो साइंस के उसके अंदर, इन फील्ड के अंदर ऐसा हो नहीं सकता कि उस समय में जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से जो जानकारी रख दी उसने, ठीक है। इसके अंदर एक बात देखने वाली ये है कि जो आदमी रिसर्च कर रहा है वो किसी गलत इरादे से ना कर रहा हो बस। यदि वो कैसे कर रहा है, उसका इरादा सही है, नेक इरादे से रिसर्च कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर डिफेमेटरी केस ये नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। वो जर्नल उसके अंदर कर रहा है तो यहाँ ये क्लियर। कोर्ट भी इसमें यही देखेगा कि वो जो कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है या नहीं कर रहा, बस ये देखने वाली बात है। यदि वो गुड फेथ में कर रहा है तो कुछ नहीं है, और जितने भी साइंटिस्ट है यदि गुड फेथ में करते हैं तो उनको एक प्रोटेक्शन अपने आप मिल जाती है, क्लियर। तो एक ये आर्टिकल है, हाउ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स फोरकास्टिंग, ये आप पढ़ लेना। इसके अंदर 2023-24 का वो ले रखा है इन्होंने, यहाँ आप देखोगे तो विद द रिकॉर्ड वार्मिंग ऑफ 23-24 वी आर गेटिंग अ क्लियर पिक्चर दैट द ग्लोबल वार्मिंग डज, क्या कर सकती है, ठीक है, पूरे इसके अंदर क्या क्या हुआ है। और ये कह रहे हैं साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट्स, वाइल्ड फायर, जंगलों की जो आग है, ये सब इसकी है। और ये क्या है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं। इनने जितने भी सारे जो भी चेंजेस हो रहे हैं यहाँ, एल नीनो, ला नीनाज, और ये जितने भी बड़े बड़े ये मानसून के हरिकेन्स वगैरह जो आ रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा बता रहे हैं। तो इसके ऊपर तो बहुत डिटेल में एनवायरनमेंट के ऊपर आपने पढ़ना ही है, पूरा विषय है, इसको आप पढ़ लेना।